Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today is a very special day in the national life of India. भारत के राष्ट्रीय जीवन का आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है. This is 26 November 2024. This is the day on which we adopted our constitution. यह वह दिन है जिस दिन हम लोगों ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया. भारत का वह संविधान जो भारत की राजनीतिक प्रणाली का मुख्य स्रोत है, which is also the sources of almost 1300 laws in India. भारत में 1300 जो छोटे बड़े कानून हैं वह उन सभी कानूनों का स्रोत है. लेकिन भारत का संविधान के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिस इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. यह दुनिया के सर्वोत्तम संविधानों में से एक है. यदि हम लोग बात करें राष्ट्रीय जीवन की तो दुनिया में लगभग 800 संविधान लिखे जा चुके हैं. संविधानों का जो आयु काल है, जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो मात्र 17 वर्ष है. मतलब संविधान आए और गए. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं. आप नेपाल की बात कर लीजिए. 1950 से लेकर अभी तक नेपाल में 7 संविधान लिखे जा चुके हैं. 8वां संविधान चल रहा है. पाकिस्तान में 3 संविधान लिखे जा चुके हैं. इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि जो फ्रांस है, फ्रांस में 5 संविधान लिखे जा चुके हैं. तो कितने संविधान राष्ट्रों के लिखे जाते हैं, फिर बदल दिए जाते हैं. बट as far as our country is concerned, we have single constitution right from the independence of India. भारत की आजादी से लेकर आज तक हमारे पास एक ही संविधान है और भारत का संविधान एक शानदार संविधान है. तो मैं तो इसके बारे में आपको इतना ही कह सकता हूं कि तू बेमिसाल है, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं. आसमां से आया है तू शायद, यही कह के मैं टाल दूं कि दुनिया के संविधानों की अगर तुलना की जाए तो भारत के संविधान की तरह दुनिया का आपको कोई संविधान देखने को नहीं मिल पाएगा. लेकिन मैं आज देखिए ये सब बातें करने नहीं आया हूं, क्योंकि भारत के संविधान की विशेषता के चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं. मैं यहाँ पे आपसे जो बात करने आया हूं वो यह करने आया हूं कि आखिर हम लोगों ने 26 नवंबर को ही क्यों चुना भारत के संविधान को अंकित करने के लिए. लेकिन इस पर आने के पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा. सबसे पहले बताना मैं चाहूंगा आपको कि जो भारत का आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है, इसे हम लोग 2015 से भारत का राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं. 11 अक्टूबर 2015 को जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में गए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की प्रतिमा बनाई जा रही है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा. बताना चाहूंगा कि स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, वह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है. दूसरी प्रतिमा जो है वह आपका चाइना में है, जिसका नाम है स्प्रिंग ऑफ बुद्धा टेम्पल. और तीसरी प्रतिमा बनाई जा रही है B.R. अम्बेडकर साहब की बॉम्बे में, जो आपकी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी. उसका अनावरण करने के लिए वो गए थे 2015 में, आपको 11 अक्टूबर को. और उस समय उन्होंने यह घोषणा की कि भारत 26 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाएगा और उसका मुख्य फोकस होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्योंकि 2015 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन जो जन्म शताब्दी थी उसका 125वां साल था. तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये तो ठीक है, हम लोग 2015 से भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं. लेकिन क्या 26 नवंबर को हम लोगों ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया था क्या? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो 26 नवंबर है भारत में सिर्फ राष्ट्रीय संविधान दिवस नहीं है. 26 नवंबर भारत का राष्ट्रीय विधि दिवस भी है. और उसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको मैं 1 मिनट के अंदर शेयर करना चाहूंगा. देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की यह मान्यता है कि भारत का संविधान भारत के सभी विधियों का स्रोत है और उसी पर आपकी न्यायपालिका टिकी हुई है. लेकिन इससे एक बड़ी बात भी है, एक संविधान निर्मात्री सभा, जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा थी, वो भारत की संविधान निर्मात्री सभा को में जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उसमें से अधिसंख्य लोग आपके अधिवक्ता थे. आपको बताना मैं चाहूंगा ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिप्रेजेंटेड बाय एमिनेंट एडवोकेट्स ऑफ इंडिया. भारत के जो
जो प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, 60% अधिवक्ताओं ने इसको भारत की संविधान निर्माती सभा में अपना प्रतिनिधित्व दिया। और यही कारण है कि भारत के संविधान को कभी कभी वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कारण यह है कि इस भारत का संविधान इतना लंबा बनाया गया, इसमें इतनी बातें की गई कि जो अधिवक्ता हैं उनके लिए बहुत सारी बातें इसमें है, उनके लिए बहुत सारी जगह है, बहुत स्कोप है। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मूवमेंट चल रहा था, बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एक मूवमेंट चल रहा था एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में, कि भारत में जो 26 नवंबर है उसको राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाए। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 26 नवंबर को हम लोग भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस प्रकार से 1979 से 1979 से 26 नवंबर 1979 से भारत में हम लोग 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर 2015 से हम लोग इसको राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाने का कार्य करते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही सवाल, जो मेन सवाल है वो यह है कि भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर को ही क्यों अडॉप्ट किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, 26 नवंबर only 284 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर प्रेजेंट। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में सिर्फ 284 सदस्य थे। भारत का विभाजन हो चुका था और उसमें से बहुत सारे सदस्य जो है वो पाकिस्तान चले गए थे। 389 मेंबर्स में से सिर्फ 299 मेंबर्स बचे थे, लेकिन उस दिन 284 लोग ही वहां पर संविधान निर्मात्री सभा में उपस्थित थे। तो जो संविधान निर्मात्री सभा में 284 लोग उपस्थित थे, हम लोगों ने 299 का इंतजार क्यों नहीं किया, 1-2 दिन और क्यों नहीं टाल दिया हम लोगों ने, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें लिखा है 26 नवंबर 1949 डू अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अधिनियमित, अंकित और आत्मार्पित करते हैं। लेकिन बताना चाहूंगा हिंदी में जो लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, विक्रमी 2006। तो भारत का संविधान जो है वह जिस महीने में अडॉप्ट किया गया वह हिंदी के हिसाब से वह 9वां महीना है, जिसका नाम है अग्रहायण या अगहन, या जिसको हम लोग मार्गशीर्ष कहते हैं। सवाल यह है कि मार्गशीर्ष के महीने को क्यों चुना गया और 26 नवंबर को क्यों चुना गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि 26 नवंबर को था शुक्ल सप्तमी। शुक्ल सप्तमी जो है वो विष्णु जी की भारत में पूजा की जाती है। विष्णु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और विष्णु जी के बारे में माना जाता है कि ही इज द गॉड ऑफ ओरिजिनेटर, ही इज द गॉड ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। चाहे राष्ट्र का जीवन हो, चाहे व्यक्ति का जीवन हो, सभी के जीवन में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने का काम जो है वो विष्णु जी करते हैं। और विष्णु जी को हम लोग शुक्ल सप्तमी को विष्णु जी की पूजा की जाती है, इसलिए उसको विष्णु दिवस भी कहते हैं। तो इस कारण से भी हम लोग उसको अडॉप्ट किया। दूसरी बात है कि जहां तक हम लोग मार्गशीर्ष महीने की बात करते हैं, तो मार्गशीर्ष का जो महीना है वो भारत के लिए बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। राम और सीता जी की शादी जो है वो इसी मार्गशीर्ष महीने में हुई थी और यह तिथि थी पंचमी। शिव और पार्वती की जो शादी है वह भी इसी मार्गशीर्ष महीने में तय की गई थी, जिसका हमें शिव पुराण में जिसका उल्लेख मिलता है। और खुद जो एकादशी है, आपके मार्गशीर्ष महीने का एकादशी है, उस मार्गशीर्ष महीने के एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और उन्होंने मार्गशीर्ष महीने की तारीफ करते हुए मार्गशीर्ष महीने के बारे में उन्होंने कहा जो अध्याय नंबर 10 है और श्लोक नंबर 35, उन्होंने कहा कि बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मास नाम मार्गशीर्षो अहम अहम ऋतुनाम कुसुमाकर। उन्होंने कहा कि जो वेद है, वेदों में मैं सामवेद हूं और सामवेद में मैं बृहत साम हूं। छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूं और जो मास है, महीना है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और जो ऋतु है, ऋतु में मैं बसंत हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मार्गशीर्ष का जो महीना है हिंदू विधि के हिसाब से देखा जाए, हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो दिस वाज ए वेरी वेरी होली मंथ। यह भारत में बहुत ही पवित्र महीना है और यही कारण है कि हम लोगों ने भारत का संविधान जो है मार्गशीर्ष महीने में भारत के संविधान को अंगीकृत किया। और तिथि हम लोगों ने शुक्ल सप्तमी रखा क्योंकि उस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। और विष्णु जी की पूजा के पीछे जो कारण है मैंने बता दिया आपको कि विष्णु जी की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो मार्ग के सभी बाधाओं को दूर करें। तो भारत का संविधान के
को जब हम अंगीकृत करें और उसको जब हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, जब उसको हम लोग क्रियान्वित करें, तो भारत के राष्ट्रीय जीवन में किसी प्रकार कोई बाधा ना आए। इसी कारण से हम लोगों ने इसको मार्क्सिस्ट मायने में भारत के संविधान को एडॉप्ट किया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 26 नवंबर 1949 को जिस भारत के संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत किया, वो भारत का संविधान दुनिया का सबसे, मैं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और उसके पीछे जो कारण है वो यह है कि पहली बात है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है। अगर हम लोग आज की बात कर लें तो आज मैं बताना चाहूंगा कि 106 संविधान संशोधनों के साथ भारत के संविधान में 471 अनुच्छेद हो चुके हैं, इसके 25 भाग हैं। और भारत का संविधान की अगर तुलना करें हम दुनिया के देशों से, तो भारत के संविधान में 1,46,385 शब्द हैं। वही दूसरे नंबर पर जो नाइजीरिया का संविधान है उसमें 66,000 संविधान शब्द हैं। और तीसरे नंबर पर जो मलेशिया का संविधान है उसमें 60,000 शब्द हैं। आप देख सकते हो कि दुनिया के संविधान कितने छोटे हैं भारत से। यदि आप बात कर लो अमेरिका के संविधान, तो अमेरिका के संविधान सिर्फ 7700 शब्द हैं। दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो मोनाको का संविधान है उसमें लगभग 3800 शब्द हैं। आप देख सकते हो कि दुनिया के संविधानों की तुलना में भारत का संविधान कितना बड़ा है। दूसरी बात है कि भारत के संविधान को हम लोगों ने कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत अच्छा मिश्रण रखा हुआ है। मतलब कि जहां हमें लगता है कि संविधान को में बदलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वहां पर हम लोगों ने भारत के संविधान को कठोर बना दिया। और जहां पे लगता है कि बदल देना चाहिए, वहां पर हम लोगों ने उसको लचीला बना दिया। बी आर अम्बेडकर वांटेड टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, बट दी देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। बी आर अम्बेडकर साहब चाहते थे कि भारत के संविधान को कठोर बनाया जाए, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी चाहते थे कि भारत के संविधान को हम लोग लचीला बना दें। लेकिन संविधान निर्मात्री सभा में जब से बहस हुई तो यह कहा गया कि हम लोग मिडिल पाथ को अपनाते हैं, महात्मा बुद्ध का पाथ, न ती बारिश, न ती धूप, न ती चालक, न ती चुप। हमने कहा कि भारत का जो संविधान बनाया जाए उस प्रकार से बनाया जाए कि जहां कठोरता की जरूरत हो वहां कठोर बना दिया जाए। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर उसमें हम लोग को संशोधन करना है तो राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ेगी, सिर्फ संसद से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है उसमें हमें संशोधन करना है तो हमें सिर्फ संसद से काम नहीं चलेगा, हमें राज्यों की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर राज्यों का नाम बदलना हो, राज्यों की सीमाएं बदलनी हो, तो ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। उसमें हम लोग सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी संसद की, और वो भी हम राज्यों से कोई सहमति नहीं लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताऊं कि भारत के संविधान में जो बात रखी गई कि हम लोगों ने मूल अधिकारों के बृहद प्रावधान रखे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का मतलब सिर्फ राइट नहीं है, सिर्फ अधिकार नहीं है, ये वो अधिकार है सबको राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। मतलब इफ द गवर्नमेंट इज कल्प्रिट, इफ द गवर्नमेंट स्टैंड अगेंस्ट यू, यू कैन स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर सरकार आपके खिलाफ जाती है तो आप सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हो। इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड देन सुप्रीम कोर्ट कैन गिव पनिशमेंट टू एनीवन। अगर आपके मूल अधिकार लिए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप किसी के विरुद्ध भी दरवाजा खड़ा सकते हो, यहां तक कि चाहे सरकार ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से भारत के संविधान में सिर्फ मूल अधिकार को नहीं रखा गया। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें हम लोगों ने राज्य के लिए कर्तव्य निर्धारित कर दिए कि आपको अपनी नीतियों कैसे बनाना है, जिससे गरीब, लाचार, जो भी लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग जो है इन्फॉर्म हैं, जो लोग भारत में डाउन ट्रोडन है, जो लोग एग्री में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, उन सब के लिए आपको नीतियों को बनाने के समय ध्यान में रख करके नीतियों को बनाना है, क्योंकि भारत जो है वो सबका है। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि भारत में हम लोगों ने संसदीय प्रणाली की सरकार बनाई। मतलब कि कहने मतलब यह है कि भले ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन जब तक सरकार की मेजोरिटी होगी आपकी लोकसभा में, तब तक भारत के राष्ट्रपति चाह करके भी उस सरकार को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। भारत में हम लोगों ने न्यायपालिका को एकीकृत रखा है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ आपका जो है जुडिशियरी है। कहने मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय वो किसी के नहीं है, वो सब के हैं। हाँ, उनका जुरिस्डिक्शन बांट दिया गया, वो अलग सी बात है, लेकिन वो सब के लिए काम करते हैं, सबके लिए बराबर का। ये नहीं है कि केंद्र सब सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र की न्यायपालिका है और हाई कोर्ट जो है वो राज्यों की न्यायपालिका है। न्यायपालिका सबकी है, एकीकृत है। तो इस प्रकार से भारत का के संविधान को हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से बनाया कि भारत को एक स्वर्ग के रूप में स्थापित किया जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर भारत के नीति निर्धारकों ने सही से काम किया होता तो भारत के संविधान के माध्यम से भारत को हम लोग वो बना देते जो हम चाहते थे। हालांकि मैं कहना चाहूंगा
कि पिछले जो 75 साल लगभग बीत चुके हैं, इन 75 सालों में सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया, दुनिया की ओर देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारत में बहुत ही सैटिस्फैक्टरी रूप से काम हुआ है। भारत में बहुत संतोषजनक तरीके से काम हुआ है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकारें हो, सभी सरकारों ने कमोबेश ठीक ही काम किया है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकारों को भी धन्यवाद है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, वे विद्यार्थी लोग थोड़े परेशान इस समय हैं। कारण यह है कि वैकेंसीज नहीं आ पा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सरकारों को देश के विकास में जो एक लॉन्ग टर्म जो कंट्रीब्यूशन होता है, वह होता है आपकी रोजी रोजगार वालों की, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। देश चमक रहा है, ये ठीक बात है, लेकिन देश को और चमकाने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, सतत विकास, आज का विकास, कल का विकास। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।